हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं यूपीपी में हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपी में हिंदी के 37 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हिंदी पर आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो आप लोग आसानी से कर ही सकते हो। जीके वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसी पढ़ाई की है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो चार विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे उट लिखा है और ऊँट दिखा है। तो दोस्तों क्या है, ऊँट का क्या होता है तत्सम उष्ट होता है, ना कि उट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है। तो देखते हैं। तो जैसा कि गोमय का गोबर होता है, क्षीर का खीर होता है, सतपत्नी का सौत होता है, तो याद रखिएगा। लेकिन पर्यक का क्या होता है, पटरी नहीं होता है, क्या होता है, पलंग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस कार्य में इसमें कौन सा कारक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपादान कारक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अलगाव होता है या किसी डरना होता है तो वहाँ पे अपादान कारक ही होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ए वाक्य यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे संबोधन चिन्ह है, तो यहाँ हो जाएगा संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है जो नहीं है। तो याद रखिएगा जो विनायक है ये किसका होता है, गणेश का होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाद में पवन सुत और मारुतिनंदन ये हनुमान के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो चार विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प है जो पक्षी का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा शार्दुल तो होता है शेर का, उरग वृंद ये तो अन्य है, लेकिन जो विहग है दोस्तों ये किसका है, पक्षी का पर्यायवाची है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों ये चार विकल्प दिए हैं, इनमें से किसके पर्यायवाची हैं। तो याद है कि तनय सुत आत्मज किसके हैं, ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब दिया है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब वाक्य में एक से अधिक अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब वाक्य में एक से अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा वहाँ पे होता है अर्धविराम का प्रयोग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा वहाँ पर किया जाता है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग। किसके लिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 कि दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। तो दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पे लगा है दुष् उपसर्ग। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है। चार विकल्प दिए हैं, इनमें से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो विश लिखा है दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, विशिष्ट या भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो चार विकल्प दिए हैं, इनमें से किस विकल्प में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो याद रखिएगा निर्जीव में निर है, निर्धन, निरोग, इनमें सभी में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए, कोई भी विकल्प नहीं है। अगला है कि चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है, चौपाई में हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है, सही नहीं है। अगला है कि नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक नहीं होती है, दुखजनक या होती है। अगला है कि फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, तो ये सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, सही है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी सही है। क्या है, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तो यहाँ पर क्या है, तुम तुम्हारे नहीं होता, क्या तुम अपने घर चले जाओ, इसलिए क्या है, यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी दोस्तों वाक्य अशुद्धि से ही दिया हुआ है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, राइट है। अगला है कि प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या है इसमें दोस्तों, वाक्य शुद्ध नहीं, वाक्य शुद्ध की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी राइट है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बारहसिंगा शब्द में समास है। तो बारहसिंगा समास में, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा बहुव्रीहि समास होता है बारहसिंगा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो 4 विकल्पों में से कौन सा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा जो 4 विकल्प में श्वेत पत्र दिया है, ये दोस्तों किसका, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि परमानंद में समास है। तो परमानंद में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा परमानंद में समास है कर्मधारय समास। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा समास नहीं है। तो अव्ययभाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, लेकिन कर्म कारक कोई समास नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो याद रखिएगा जो द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान, दोनों मतलब द्वंद्व, दोनों में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। क्रोध नहीं होता है, शोक भी नहीं होता है, उत्साह भी नहीं होता है। तो क्या है, विभत्स का क्या होता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो दिए गए विकल्पों में स्थायी भाव इसका नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। दोस्तों क्या है, ये मुहावरा है। तो अवसर के लिए लाभ उठाना, इसके लिए क्या होता है। तो याद रखिएगा बहती गंगा में हाथ धोना, ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दिए गए विकल्पों में से बाधा डालने का अर्थ होता है रोड़ा अटकाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, तो इसी को बोलते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब दिया है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, इसका अर्थ यही होता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया है। 67 दिया है क्वेश्चन नंबर कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो इसलिए क्या है अतिशयोक्त। कोई आंसुओं के जल से कोई पैर नहीं धो सकता, इसलिए यहाँ पर क्या है बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इसलिए अतिशयोक्त अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। तो इनमें कौन सा अलंकार है। तो चारु चंद की चंचल किरणें मतलब चाचा वर्ड बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला दिया कि हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं और विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, तो क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं स्थायी भाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है। तो कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, इसका होता है प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है। तो उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका होता है अनुदात्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। तो 4 विकल्प दिए हैं, तो उदार का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका विलोम होता है अनुदार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। गो मतलब गाय, गाय का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो याद रखिएगा गज। गज जो है दोस्तों गो का अर्थ नहीं हो सकता है, गज होता है हाथी का। अगला क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए अब्ज के गलत विकल्प को चुनिए। अब्ज का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं हो सकता, याद रखिएगा अब्ज का जो अर्थ हो सकता है शंख हो सकता है, चंद्रमा और कपूर हो सकता है, लेकिन मेघ नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो 4 विकल्पों में से किसका अर्थ पतवार होता है, तो याद रखिएगा पतवार किसका अर्थ होता है, जो कर्ण होता है दोस्तों इसका अर्थ पतवार भी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब है दोस्तों गद्यांश। गद्यांश को आप लोग सही से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद में इस गद्यांश के अनुसार ही आपको इसका उत्तर देना है। अपने आप में कोई भी उत्तर नहीं लगाना है, आपके हिसाब से जो भी हो उसे नहीं सोचना है। गद्यांश में क्या दिया है उसे आप पढ़ के आराम से उत्तर लगाइएगा। मैंने तो इसको एक बार देख लिया है, आप लोग इसको कायदे से पढ़ने के बाद में इसके उत्तर लगाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि स्योमका और फेदका हैं। तो स्योमका और फेदका क्या है, तो याद रखिएगा दिए गए गद्यांश के अनुसार ये क्या है विद्यार्थियों के नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है। लेखक के अनुसार कौन सी पढ़ाई निरर्थक होती है, तो याद रखिएगा जिसका उपयोग बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में ना करते वो पढ़ाई क्या होती है निरर्थक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निवासी का बहुवचन रूप क्या है। तो निवासी का बहुवचन रूप क्या होता है, याद रखिएगा इसका बहुवचन रूप होता है निवासियों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द नहीं है। तो चित्रण के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हो जाएगा सौंदर्य। इसका सौंदर्य है, इसका विशेषण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि फर्क का समानार्थी क्या है। तो फर्क का समानार्थी होता है अंतर। अंतर को ही बोलते हैं कि कितना फ़र्क है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।